याद नहीं है हम लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ रहे थे ना। तो मैंने आपको कल MOET के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, ये बेसिकली एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। जहाँ पे मैंने बताया था कि सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल सेलेक्ट करते हैं। सुपीरियर मेल से का पर्पज होता है बेस्ट क्वालिटी स्पर्म प्रोड्यूस करना, और जो सुपीरियर फीमेल है उसका पर्पज है बेस्ट क्वालिटी ओवम क्रिएट करना। ठीक है, ओवम का उसको बेसिकली जो फीमेल है उसको FSH टाइप के हार्मोन से ट्रीट किया जाता है ताकि वहां से जो नंबर ऑफ ओवम है वो ज्यादा हो, उसको सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, वो अंडर हार्मोन्स होते हैं, तो 6 to 8 ओवम या एग्स बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। इनको लेबोरेटरी कंडीशन में इनका इनविट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, और इसके बाद इसको सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं 8 to 13 सेल स्टेज पे। ठीक है, नॉन सर्जिकली। ठीक है, द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर एवोल्यूशन। तो जो जेनेटिक मदर है, जो सुपीरियर फीमेल वैरायटी ली थी, वो अनदर राउंड ऑफ जो है एवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाती है। और इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो कैटल, सीप, रैबिट्स, बफेलोस वगैरह में किया गया हुआ है। High milk yielding breeds of females and high quality meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in short time। तो ये बेसिकली आप याद रखना, ये आप याद रखना। अब आते हैं बी कीपिंग पे। तो बी कीपिंग को एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ठीक है, इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है बी कीपिंग। ठीक है, honey is a food of high nutritive value and also finds use in the indigenous system of medicine। मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और मेडिसिनल वैल्यू भी है। ठीक है, हनी बी also produces beeswax which finds many use in industries such as in the preparation of cosmetics, policies of various kinds। The increased demand of honey has led to large scale beekeeping practices। It has become an established income generating industry whether practiced on a small or large scale। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हनी बी का जो साइंटिफिक नेम है इंडियन हनी बी का, बेसिकली एपिस इंडिका। ठीक है, जो हनी है उसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंडिजिनस सिस्टम में यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बी वैक्स भी प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा ये बी वैक्स भी प्रोड्यूस करता है। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया वेयर देयर आर सफिशिएंट बी पास्चर्स ऑफ सेम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट ऑर्किड्स एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स। ठीक है, कुछ चीजें होनी चाहिए जो श्रब वाला एरिया है, बेसिकली फ्रूट के जो बागीचे हैं वो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हों जहाँ से उनको बेसिकली pollen easily मिल जाए। ठीक है, देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बी व्हिच कैन बी रियर्ड। ऑफ दिस द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज एपिस इंडिका। जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज इंडिया में है वो एपिस इंडिका है। बी हाइव्स कैन केप्ट इन वंस कंट्रीयार्ड, ऑन द veranda of the house or even on the roof। ठीक है, beekeeping, though relatively easy, does require some specialized knowledge, and there are several organizations that teach beekeeping। ठीक है, the following points are important for successful beekeeping: knowledge of the nature and habits of bees, selection of the suitable location for keeping beehives, catching and hiving swarms, management of beehives during different seasons, handling and collection of honey and bee wax। बीज आर पॉलिनेटर्स। अब इसमें से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से यहाँ तक। बीज आर पॉलिनेटर्स
of many our crop species such as sunflower, brassica, apple, pear. Keeping beehives in crop fields during flowering period increase the pollination efficiency. अगर आप अपने क्रॉप फील्ड के पास में बी हाइव्स को रियरिंग कर रहे हो या एपीकल्चर कर रहे हो तो बेसिकली पॉलिनेशन की एफिशिएंसी बढ़ाएगा और उसकी वजह से इल्ड जो है, जो क्रॉप इल्ड है, दैट विल इंक्रीज। ठीक है, और दोनों का इंक्रीज होगा, हनी का इल्ड जो है वो भी इंक्रीज होगा और क्रॉप इल्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, improve the yield, beneficial both from the point of view of the crop yield and honey bee। तो ये बेसिकली इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है, इतना ध्यान रखना। फिशरीज, इसके बाद एक और है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फिशरीज। फिशरीज एज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिशेस। सेलिंग ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिशेस, सेल फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। इस चीज पे ध्यान देना, कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ नॉट ओनली फिश बट आल्सो सेल फिश व्हिच इज मोलस्कन्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश। मतलब हमारे यहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन फिशेस, मतलब भोजन के लिए फिशेस पे डिपेंड करते हैं या फिश प्रोडक्ट्स पे। और अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, crab, lobster, edible oyster, etc. for food. Some of the freshwater fishes which are very common include catla, रोहू and common crab। ठीक है, ये फ्रेश वाटर है, ये जो भी मैंने अभी नाम लिया, कटला, रोहू एंड कॉमन क्रैब, दीज आर द फ्रेश वाटर फिशेस। अब ये याद रखने वाली बात है, दीज आर द फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, इसके अलावा सार्डाइंस, मार्केल एंड प्रोम्फ्रेट्स। ठीक है, कुछ बेसिकली मैरीन फिशेज हैं जिनके नाम दिए हैं हिल्सा, सार्डाइंस, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट। और ये जो मैक्रेल है इससे ओमेगा फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ओमेगा फैटी एसिड, जो शरीर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैक्रेल जो फिश है उससे प्रोड्यूस होता है, ध्यान में रखना इस चीज को। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर ओमेगा फैटी एसिड, हाँ बेटा, ओमेगा फैटी एसिड मैक्रेल से। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है एक्चुअली। फिशरीज एंड हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इससे आपको डायरेक्ट कैश मिल जाता है। It provides income and employments of millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal states. For many, it is the only source of their livelihood. In order to meet the increasing demands on fisheries, different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals. ठीक है, both freshwater and marine. Find out the difference between pisciculture and aquaculture. क्या डिफरेंस है दोनों में? पिसिकल्चर में सिर्फ फिश के कल्चर की बात करते हैं, जबकि एक्वाकल्चर में कोई भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जिसको फूड की तरह यूज किया जाता है उसके रीयरिंग, कैचिंग एंड कल्चरिंग की बात होती है। दिस हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot income to the farmers in particular and country in the general. We now talk about the blue revolution। तो अभी तक आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना, जो कि एग्रीकल्चर के जो है एनहांसमेंट के लिए बात करता था। यहाँ पे जो ब्लू रिवोल्यूशन है बेसिकली फिशेस के एनहांसमेंट की बात करता है। ठीक है, बीइंग एम्प्लॉयड इन द सेम लाइंस एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो याद रखना, ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए है? फिशेस के लिए है। ओके, इट इज ऑफ फिशेस के लिए। एक व्हाइट रेवोल्यूशन है, वो बेसिकली मिल्क के लिए है। ठीक है, अब आते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट हमने फिनिश कर दिया है। अब आते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग पे। प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग को डिफाइन करना अगर इधर से देखो, ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी उससे बहुत लिमिटेड मास ही प्रोड्यूस होता था।
ठीक है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड increase can increase yield but only a limited extent. Plant breeding as a technology has helped increase yields to a very large extent. Who in India has not heard of Green Revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirements in food production, but also help us to even to export it. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन ब्रीडिंग। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेसिकली वो लार्ज एक्सटेंट पे किस पे डिपेंड करता है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स पे। ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी इन व्हीट, राइस, मेज एटसेट्रा। ठीक है, तो याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली वो लार्ज एक्सटेंट पे प्लांट ब्रीडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली अब है क्या? प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट साइंसेज इन ऑर्डर टू create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yields and disease resistant। ठीक है, तो जो प्लांट ब्रीडिंग है वो बेसिकली पर्पसफुल मैनिपुलेशन करता है किसका? प्लांट साइजेस के इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट टाइप्स that are better suited for cultivation, give better yields and disease resistant। ठीक है, तीन चीजें हैं कि ऐसी प्लांट की वैरायटी तैयार करना जो कि बेसिकली जहां पे आप कल्टीवेट करना चाहते हो उसको उस पर्टिकुलर प्लेस पे बेटर सूट करे, बेटर यील्ड्स हो और डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, उसके लिए आप प्लांट ब्रीडिंग का यूज करते हो। कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। रिक्वायर्ड dead evidence of plant breeding dates back 9,000 to 11,000 years ago. Many present day crops are the result of domestication in ancient times। तो जो प्रेजेंट डे क्रॉप्स हैं बहुत सारे जो देख रहे हैं हम, वो बेसिकली डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एंशिएंट टाइम्स, जो पीछे समय में 9,000 to 10,000 ईयर्स एगो जो बेसिकली डोमेस्टिकेशन किया गया डिफरेंट वैरायटीज के साथ में, हम जो है क्या कहते हैं उन्हीं वैरायटीज को बेसिकली यूज कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि टुडे ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज फॉलोड बाय डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स। अब क्लासिकल जो प्लांट ब्रीडिंग है, जो पुरानी प्लांट ब्रीडिंग है, वो क्या इन्वॉल्व करती है? क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स followed by artificial selection, followed by artificial selection to produce plants with the desired traits of higher yield, nutritional and resistant disease। तो basically हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप जो है क्या कहते हैं जो आपकी प्रेजेंट डे वैरायटीज आपको किसी में भी राइस, व्हीट वगैरह में जो मिल रही हैं वो कैसे डेवलप? बेसिकली डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज है। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज हैं, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग से निकली हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स परफॉर्म करते हैं, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ हाई yield, nutrition and resistant to disease। With advancement in genetics, molecular biology and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out by using molecular genetic tools। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है इस समय वो molecular genetic tools को यूज करके बेसिकली परफॉर्म की जा रही है। If we were to list the traits of character that the breeders have tried to incorporate into crop plants, the first we would list would be increased crop yield and improved quality, increasing tolerance to environmental stresses, for example salinity, steam, temperature and drought, resistance to pathogen and increased tolerance to insect beyond our list group। ठीक है, ये कह रहा है कि if you were to list the traits or characters that
the breeders have tried to incorporate into crop plants. The first we would list would be increased crop yield and improve quality. सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो क्रॉप yield और क्रॉप की जो बेसिकली yield की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल रेजिस्टेंसेस। इसके बाद तीसरा क्या है, जो टॉलरेंस है बेसिकली एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको यूज करता है। रेजिस्टेंस टू पैथोजन एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी ऑन लिस्ट 2, ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस टू है जो पैथोजन के लिए, या टॉलरेंस है जो बेसिकली इंसेक्ट का, वो भी बेसिकली इसके अंदर आता है, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट इन अ सिस्टमिक वे worldwide in government institution and commercial companies. The main steps in breeding a new genetic variety of a crop are here, ठीक है। किस तरह से बेसिकली ब्रीडिंग की जाती है न्यू जेनेटिक वैरायटी के साथ में, वो यहाँ पे है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करते हो, जो डिफरेंट प्लांट्स में जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसको सिलेक्ट करते हैं। एंड जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये लाइन आप याद रखना कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो रूट है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का। इन मेनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फॉर वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप, ठीक है। जो प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो बेसिकली वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है। Collection and preservation of all the different wild variety, shape and relatives of the cultivated species by their evaluation of their characters is a prerequisite of effective exploitation of natural. बच्चे 1 मिनट मुझे देना जरा सा, कंटिन्यूअसली बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. तो प्लांट ब्रीडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ द मेन स्टेप इन द ब्रीडिंग ऑफ न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ ए क्रॉप आर फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, और फिर मैंने बोला कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है इट इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए क्या है, रूट है, ठीक है। मतलब इसकी फर्स्ट स्टेप अगर एक बोल सकते हैं। इन मेनी क्रॉप्स द प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फॉर वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द
जो एग्जिस्टिंग है वो कहाँ से मिलती है, जो बेसिकली वाइल्ड रिलेटिव है क्रॉप के, ठीक है। या ये आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो वाइल्ड वैरायटीज हैं वहां से मिलती है, वाइल्ड वैरायटीज, ठीक है। वेरिएबिलिटी वहां से सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वैरायटी स्पीसीज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज followed by their evaluation for their characteristics is a prerequisite of effective exploitation of natural genes available in population. The entire collection having all the diverse alleles of all the genes in a given crop is called germplasm collection. अब ये भी एक important point है. The entire collections of having all the diverse alleles of all genes in a given crop, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जर्मप्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। ये एक स्पीसीज के लिए बोल रहा है कि एक स्पीसीज में ये जो इंटायर कलेक्शंस है डाइवर्स एलील्स का, ठीक है, उसको बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन, जर्मप्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज स्पीसीज एंड relatives of the cultivated species followed by their evaluation फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक इज ए प्री रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है, एक ये फर्स्ट पॉइंट ये याद कर लो, ठीक है, और ये याद कर लो, बाकी एक दो बार पढ़ लोगे तो कहानी जो स्टोरी है आपको समझ में आ गई। मैंने तो बता ही दिया है आपको, वो आपको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही तो है कि जो रूट है बेसिकली किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी या जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। और जर्म प्लाज्म क्या है वो भी देख लेना। सेकंड है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पहले आप वेरिएबिलिटी कलेक्ट करोगे, ठीक है, फिर आप सिलेक्शन करोगे पेरेंट का। तो ये लिखा है द जर्म प्लाज्म इज इवैल्यूएटेड सो एज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स with desirable combination of characters. The selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. Pure lines are created wherever desirables are possible, ठीक है। तो बेसिकली जो जर्म प्लाज्म है उसको इवेल्युएट किया जाता है किस चीज के लिए, टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि अब तो आप पेरेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हो, पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है, दैट मीन्स कि उनके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद सिलेक्टेड पेरेंट्स को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद उनको हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद फिर आप क्या करते हो, प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड wherever desirable and possible। इसके बाद प्योर लाइन्स आप क्रिएट करते हैं। तीसरा है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। थर्ड चीज है जो है जो बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का जो थर्ड पॉइंट है वो है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट। द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। दो डिफरेंट प्लांट्स आप सिलेक्ट करते हो और उनकी जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप जो है कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट मे नीड टू बी कंबाइंड विद द डिजीज रेजिस्टेंस विद अनदर। मतलब एग्जांपल बताया हुआ है कि सपोज कर लो मेल एंड फीमेल है, अब मेल में हाई क्वालिटी देख लिया गया, हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और फीमेल में बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंट। आप इन दोनों को जब क्रॉस करवाओगे तो वो जो दो प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक थी, यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक वो एक प्लांट के अंदर आ गई, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल बाय क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड that genetically combine the desired characters in one point. This is a very time consuming and tedious process. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा टाइम जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसमें सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस कौन से, तो वो क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। दिस इज द मोस्ट टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। This is a very time consuming and tedious process since the pollen grains from the desirable plant chosen as male parents have to be collected and placed on the stigma of the plants selected as female parents, ठीक है। जो आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ी है वही है, बेसिकली वही चीज है यहाँ पे, ठीक है।
Also it is not necessary that the hybrid do combine desirable characteristic. इसके बाद ये भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो है आप कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड्स डू कंबाइन the desirable characters. Usually have only 1 in few hundred to 1,000 crosses shows the desirable combination. ठीक है, इसके बाद है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन. सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, ये फोर्थ पॉइंट होगा कि जब आप मतलब क्रॉस करवा दिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन ही हाइब्रिड होती है, ठीक है, तो वो जो F1 जनरेशन आ रहा है तो आप उसमें सिलेक्शन, उसको सिलेक्ट करोगे, उसमें कौन कौन से बेसिकली कंबाइन हुए हैं, किसमें नहीं, तो जो कंबाइन हुए हैं उनको सिलेक्ट करोगे. इसके बाद सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स के लिए उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी फर्दर टेस्टिंग होगी, ठीक है, कि जो चीज हम करना चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है. तो दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड्स दोज प्लांट दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, ठीक है. उसमें क्या करते हैं, आप सेलेक्ट करते हो जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आई है. द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ द प्रेजेंट. ठीक है, ये याद रखना कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज वेरी क्रूशियल इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. ठीक है, टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी. दिस स्टेप yields plants that are superior to both of the parents. Very often more than one superior progeny plant may become available. These are the self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity, so that the characters will not segregate in the progeny. Actually क्या है, देखो जैसे आप मेल एंड फीमेल है, ये इनके बीच में जब आपने क्रॉस कराया तो सपोज करो मेल वाला करेक्टर आ गया, ठीक है, और इसको अब लगातार आप सेल्फिंग करवाते हो ताकि ये बेसिकली यूनिफॉर्म हो जाए, ये होमोजाइगस हो जाए, ये बेसिकली यूनिफॉर्म या होमोजाइगस हो जाए, तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है. दीज आर द सेल्फ पॉलिनेटेड for several generations till they reach a state of uniformity, so that characters will not segregate in progeny. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स हैं बेसिकली वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे, वो सेग्रीगेट नहीं करेंगे. इसके बाद है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. ठीक है, द न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर yield and other agronomic traits of quality, disease and resistant. तो ये फिर स्टेप है, बेसिकली आप टेस्ट करोगे और रिलीज करोगे, कॉमर्शलाइज करोगे न्यू कल्टीवर को. वही लिखा हुआ, द न्यू सिलेक्टेड लाइन्स आर कल्टीवेटेड इवेल्युएटेड फॉर देयर yield एंड अदर इकोनॉमिक ट्रेड्स. जो ट्रेड्स आप चाहते थे कि ये ट्रेड्स बेसिकली आ जाए, तो उनको आप बेसिकली सेलेक्ट करके इवेल्युएशन करते हो उनका, ठीक है. दिस इवेल्युएशन इज डन बाय ग्रोइंग बीज इन research field and recognizing their performance under ideal fertilizer applications, irrigation and other crop management practices. ठीक है, जो कल्टीवेशन है बेसिकली द कल्टीवेशन इज डन बाय ग्रोइंग बीज इन रिसर्च फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस अंडर आइडियल फर्टिलाइजर application, irrigation and other crop management processes. The evaluation in research field is followed by, next page पे चलते हैं. तो जो इवेल्युएशन है उसको जो परफॉर्म किया जाता है उसी के लिए लिखा है, द इवेल्युएशन इज परफॉर्म बाय टेस्टिंग द मटेरियल्स इन द फार्मर फील्ड. कहाँ पे करते हैं, फार्मर फील्ड में टेस्टिंग फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन एट सेवरल लोकेशन इन द कंट्री. मतलब कम से कम टेस्टिंग में कम से कम 3 ग्रोइंग सीजन तक इसको टेस्ट किया जाता है.
3 ग्रोइंग सीजन, ठीक है। और इंडिया में अगर हो रहा है तो कई सारे लोकेशंस पे परफॉर्म किया जाता है कंट्री में, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स व्हिच आर द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन, the materials evaluated in comparison to the best available local crop cultivar check for reference cultivar, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये बोल रहा है कि जो इवेल्युएशन है उस इवेल्युएशन के बारे में चीजें बता रहा है। कह रहा है कि फार्मर फील्ड पे बेसिकली एटलीस्ट 3 टाइम्स इनको ग्रो करके चेक कराया जाता है, वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ठीक है। Representing all the agroclimatic zones where the crop is usually grown. The material evaluated in comparison to the best available local crop cultivar check or reference cultivar, ठीक है। मतलब कि जो इवेल्युएशन होता है किसी भी नए कल्टीवर का, नई वैरायटी का, तो जो बेस्ट नोन वैरायटीज पहले से प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में हम जो है कंपेयर करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इंडियाज मेनली एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया मेनली क्या है, दिस इज एग्रीकल्चर कंट्री। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ द इंडिया जीडीपी, ठीक है। कितना कितना जीडीपी का करता है, 33%, एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब 62% पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, और कितना कवर कर रहा है, 33% ऑफ इंडिया जीडीपी। After India's independence, one of the main challenges facing the country was that of producing enough food for the increasing population, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था, ग्रेट चैलेंज था इंडिया के लिए, वो बेसिकली फूड सिक्योरिटी थी, because of increasing population. As only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yields per unit area from the existing farmland, ठीक है। The development of several high yielding varieties of wheat and rice in the mid 1960s as a result of various plant breeding techniques led to the dramatically increase in food production in our country, ठीक है। This phase is often referred as green revolution, ठीक है। इस फेज को आप जो है क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो ओनली लिमिटेड लैंड इज फॉर द कल्टीवेशन, इंडिया हैज टू स्ट्राइव द इंक्रीज यील्ड्स पर यूनिट एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग farmland, the development of several high yielding varieties of wheat and rice in 1960s as a result of various plant breeding program techniques led to the dramatic increase in food production in our country. This phase is often referred to as green revolution. इस फेज को आप क्या बोलते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं बच्चे, इनको आप याद रखना, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप याद रखना। अब 1 मिनट कुछ छूटा है बीच में, नहीं सर, वो पिक्चर्स है। क्या बच्चे? सर वो पिक्चर्स दिया हुआ है, आप कुछ नहीं। ओके, ठीक है, ये तो मैं पहले पे आ गया। यही वाला था ना जिसको पढ़ाना है? यस सर, यस सर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखना बच्चे, अब यहाँ से ये मेमोराइज करने का बहुत आ गया है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछेगा, सारा मेमोरी बेस्ड है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्हीट एंड राइस का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 टू 2000, 14 ईयर्स की बात कर रहा है। Wheat production has increased from 11 million tons to 75 million tons, while rice production went from 35 million tons to 89.5
million tons. ठीक है, this was due to the development of semi-type varieties of wheat and rice. ये डेटा दे के पूछ सकता है, ये ऊपर का पूरा क्वेश्चन बना दे यहाँ से यहाँ तक के लिए, और ये पूछ सकता है कि बेसिकली ये किसकी वजह से है, तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉर्फ वैरायटीज, ठीक है, जो सेमी डॉर्फ वैरायटीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से बेसिकली इंक्रीज हुआ है। नोबल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलॉग एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप्ड सेमी डॉर्फ व्हीट। ठीक है, तो सेमी डॉर्फ व्हीट की जो वैरायटी डेवलप की गई थी वो किसने डेवलप की, एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे बेसिकली, इन्होंने बेसिकली जो है क्या कहते हैं सेमी डॉर्फ वैरायटी डेवलप की। इन 1963 several varieties such as Sonalika and Kalyan Sola which were high yielding and disease resistant। इन दोनों में क्या क्वालिटी थी, सोनालिका एंड कल्याण सोलह में हाई यील्डिंग थी, यील्ड बहुत ज्यादा थी, और साथ में क्या था, डिजीज रेजिस्टेंट थी। ठीक है, were introduced all over the wide growing belt of India। ठीक है, semi-dwarf varieties were derived from IR8। ठीक है, जो सेमी डॉर्फ वैरायटी है वो कहाँ से डेवलप की गई, एक वैरायटी है ऑलरेडी IR8। ठीक है, डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, जो IRRI, इसका फुल नेम पूछ सकता है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI। ठीक है, कहाँ से डेवलप की गई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं क्या बोल रहा था, इंडियन। ओके सॉरी, दिमाग से एक्चुअली रीड वही कर रहा होगा, मैं बोल गलत रहा हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दिमाग रीड सही कर रहा है बट मुंह से अलग निकल रहा है। ओके, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, इसका फुल नेम याद रखना, कहाँ पे है ये भी याद रखना। क्या डेवलप किया गया है, IR8 डेवलप किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो जो IR ये लिखा सेमी डॉर्फ राइस वैरायटीज वर डेराइव फ्रॉम IR8। ठीक है, और IR8 कहाँ पे डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट एट इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस एंड टाइचुंग नेटिव वन। ठीक है, ये बेसिकली ताइवान की वैरायटी है। ठीक है, तो द डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1966। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1966 में। ठीक है, लेटर द बेटर यील्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटीज जया एंड रत्ना वर डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद इंडिया में जो डेवलप किया गया वो जया एंड रत्ना डेवलप किया गया। ठीक है, किस ईयर में डेवलप किया गया, 1966 में डेवलप किया गया। ठीक है, इसके आगे आते हैं शुगर केन। तो शुगर केन बेसिकली इसको भी हाइब्रिडाइज किया गया हुआ है। ठीक है, एक है प्लांट साइक्रम बारबेरी, ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया का ग्रोइंग प्लांट है। ठीक है, ठीक है, वही लिखा है ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। इसमें क्या है, शुगर कंटेंट और जो यील्ड है वो बहुत पुअर है, वो बहुत पुअर है। ट्रॉपिकल केन्स grown in South India, Saccharum officinarum had thicker stem and higher sugar content, but didn't grow well in North India। Saccharum officinarum के साथ में क्या है कि उसमें क्वालिटी तो सही है, ठीक है, जो है मिल्क प्रोडक्शन की क्वालिटी, सॉरी मिल्क कह रहा हूँ, जो उसमें शुगर कंटेंट की क्वालिटी है, और जो उसके अंदर बेसिकली जो भी डिजायरेबल क्वालिटी है, ठीक है, वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, उन दोनों को कंबाइन करके अचीव हो जाती है, सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑफिसिनेरम। ठीक है, सैक्रम ऑफिसिनेरम के अंदर थिकर स्टेम है, हाई शुगर कंटेंट है, बट डिडंट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, ये अच्छे से नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करता। दी टू स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस टू गेट sugarcane varieties combine the desirable quality of the high yield and thick stem, high sugar and ability to grow in the sugarcane area of North India। ठीक है, तो बेसिकली इनको कंबाइन करके नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ऐसी वैरायटी ग्रो कराई जाती है जिसके अंदर बेसिकली शुगर कंटेंट भी अच्छा होता है, यील्ड भी अच्छा होता है और डिजीज रेजिस्टेंट भी होता है। ठीक है, इसके बाद है मिलेट्स।
hybrid maize, jowar, bajra has been successfully developed in India. ठीक है. After breeding hybrid breeding have led to the development of several high yielding varieties resistant to water stress. ठीक है, resistant to water stress. क्या कह रहा है कि हाइब्रिड ब्रीडिंग जो है बेसिकली डेवलपमेंट देती है सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज जो कि रेजिस्टेंट है वाटर स्ट्रेस से, जो कि रेजिस्टेंट है बेसिकली वाटर स्ट्रेस से. मुझे फिर से देना गत मुझे. ओके. कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. तो प्लांट ब्रीडिंग से बेसिकली आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हो, बेटर एल्ड वाली वैरायटी डेवलप कर सकते हो, जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ है. ठीक है. तो हम आते हैं यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट. ठीक है, दोबारा से इसको थोड़ा सा देखते हैं. A wide range of fungal, bacterial, and viral pathogens affect the yield of cultivated crop species, especially in the tropical climates. Crop losses can often be significant, up to 20 to 30% of some, or sometimes even total. ठीक है. In this situation, breeding and development of cultivars resistant to disease enhance food production. ठीक है. This also helps to reduce the dependency on use of fungicide and bactericide. Resistance of the host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease, and is determined by genetic constitution of the host plant. ठीक है. ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस है होस्ट प्लांट का, ठीक है, वो बेसिकली उसकी एबिलिटी है. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज and determined by the genetic constitution of this. इसको कैसे डिटरमिन करते हैं? by genetic constitution of the host plant. Before breeding is before breeding के undertake होने से पहले, it is important to know about the causative organism and mode of transmission. Some of the diseases caused by fungi are rust, brown rust of wheat, red rot of sugarcane, and late blight of potato by bacteria. बाई बैक्टीरिया आपको ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफरस मिलेंगे, एंड बाई वायरसेस आपको टोबैको मोजाइक वायरसेस मिलेंगे. तो आप इन डिजीज के नाम आप याद रखना कि कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है, कौन सी वायरल डिजीज. जैसे ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफरस, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज. टोबैको मोजाइक टर्निप, दिस इज द वायरल डिजीज. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आगे चलते हैं. मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. अब मेथड बोल रहा है कि मेथड कैसे होंगे. तो ब्रीडिंग इज कैरीड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम, ब्रीडिंग टेक्निक्स. कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? कन्वेंशनल यूज होती हैं. ठीक है. और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग. दो टाइप की ब्रीडिंग, मतलब जो है दो टाइप के मेथड्स हो सकते हैं रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करने में. एक ब्रीडिंग है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, एक है आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और दूसरी जो है वो है म्यूटेशनल ब्रीडिंग. वो क्या है? म्यूटेशनल ब्रीडिंग. तो ब्रीडिंग इज कैरीड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग. द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. ठीक है. द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग में कह रहा है, द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट इज दैट द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. ठीक है. रेजिस्टेंट hybridization and selection. ठीक है. It is steps are essentially identical to those for breeding for any other agronomic characters such as yield.
ठीक है। द वेरियस स्टेप्स सिक्वेंशियल स्टेप्स और स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म, ठीक है। जो बहुत सारे जो वेरियस स्टेप्स हैं उनमें से कुछ स्टेप आप दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से आपका पहला स्टेप है, इसमें से आपका पहला स्टेप जो दिख रहा है यहाँ पे वो है स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म। आप सबसे पहले किसको क्या करोगे, जर्म प्लाज्म को स्क्रीनिंग करोगे उसकी क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो यही लिखा है द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर द डिजीज resistant is that hybridization and selection. It is steps are essentially to those for breeding of any other agronomic characters of such. Right. The various sequential step इसको देखते हैं आप। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओके, हाँ। तो स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म हो गया, फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस, हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद हो गया सिलेक्टेड का, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हाइब्रिड, इवैल्यूएशन ऑफ द हाइब्रिड एंड टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज, ठीक है। जो न्यू वैरायटीज है उनकी टेस्टिंग। तो ये जो स्टेप्स हैं बेसिकली, ये जो स्टेप्स हैं स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है, फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन बेसिकली, ठीक है, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हाइब्रिड एंड टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज। ये है बेसिकली मेथड्स टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी इन प्लांट्स। ओके, ठीक है, इवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द हाइब्रिड एंड देन टेस्टिंग एंड रिलीज। ओके, some crop varieties bred by the hybridization and selection for disease resistant to fungi, bacterial, viral disease are released। ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। बीट है टॉप, उसकी वैरायटी है हिमगिरी, ठीक है। और रेजिस्टेंस है बेसिकली डिजीज कौन कौन सी, लीफ एंड रस्ट, बर्न, ठीक है। इन डिजीज से बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंट है, इनसे रेजिस्टेंट है। इसी तरह से ब्रासिका सरसों, ब्रासिका सरसों, ठीक है। इसकी जो वैरायटी है दैट वैरायटी इज नोन एज पूसा स्वर्णियन, ठीक है। पूसा स्वर्णिम, नॉट पूस, ठीक है, पूसा स्वर्णिम। इसको करण राई भी बोलते हैं, करण राई, ठीक है। ब्रासिका की वैरायटी, और इस पे जो डिजीज लगती है वो बेसिकली उसको बोलते हैं व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट, ठीक है। काज्ड बाई कौन सा, नहीं बच्चे, पैक्सीनिया इसमें व्हाइट पैक्सीनिया नहीं क्रॉस करता है, पैक्सीनिया नहीं क्रॉस करता बस। दिस इज द अल्ब्यूगो कैंडिडा, चेक कर, दिस इज द अल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे टेबल को आप को एक कागज पे कॉपी कर लो, जितनी भी टेबल है इस चैप्टर में आप डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स पे बेसिकली जो है कॉपी कर लो, और इनको जो है एक हफ्ते भर लगातार शाम सुबह स्नैक्स की तरह इनको खाते रहो। खाते रहने का मतलब इनको मेमोराइज करते रहो, ठीक है। जब भी टाइम मिले, घंटे भर, पता लगा आप घंटे भर बाद बंद करने वाले हैं, इसको पढ़ लिया, फिर इसके बाद घंटे भर पहले शुरू करने वाले हैं, फिर इसको पढ़ लिया। तो इस तरह से इसको अगर आप इन सब टेबल्स को एक 10 बार पढ़ गए ना, तो आपके दिमाग में काफी कुछ आ जाएगा, काफी कुछ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ये आप नहीं बोल सकते हो कि अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज के नाम है। तो इस तरह से कोई बार पूछता है कि इस वैरायटी में या इसमें बेसिकली कौन सा डिजीज से रेजिस्टेंस
ठीक है, तो उसको आप ध्यान दो, उसको यहाँ पे ध्यान दो। ये छोटा सा टेबल है अबाउट, यहाँ पे बीट है, यहाँ पे ब्रेसिका, कॉलीफ्लावर, काउपी एंड चिली। ठीक है, अब ये जो बीट है उसकी वैरायटी है हिमगिरी, और यहाँ पे लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट है। ठीक है, इसी तरह से जो ब्रेसिका है उसकी जो वैरायटी है दैट इज द पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम ब्रेसिका की, इसको करण राई के नाम से भी बोलते हैं। और इससे जो डिजीज होने होती है वो है व्हाइट रस्ट, एंड दिस व्हाइट रस्ट इज कॉज्ड बाय अल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, रस्ट बेसिकली आई थिंक वो ब्लैक क्रस्ट है जिस जो सर वो पैक्सीनिया का। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के नाम भी याद रखना पड़ेगा। क्या बच्चे? सर डिजीज कॉजिंग वो बैक्टीरिया को फंजाई को नाम को भी याद रखना पड़ेगा। नहीं बच्चे, यहाँ दिया नहीं है, पर ये कहीं और दिया है एक्चुअली। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया था, ये कहीं और दिया है, मतलब आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि व्हाइट रस्ट जो है एल्बिगो कैंडिडा कॉज करता है। तो आपको ज्यादा नहीं, आपको जितनी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है उतना ही करना है। ठीक है, कॉलीफ्लावर में जैसे पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन, इसमें ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट बेसिकली डिजीज होती है। इसी तरह से काउपी के अंदर पूसा कोमल वैरायटी है जिसपे बैक्टीरियल ब्लाइट होती है। इसी तरह से चिली की जो है पूसा सदाबहार वैरायटी है। ठीक है, जिसमें बेसिकली चिली मोजाइक वायरस, ठीक है, सीएमई इसको आप बोल सकते हो, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल, इस तरह के जो है डिजीजेस पाए जाते हैं, इस तरह के डिजीज रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट पाए जाते हैं। तो इन पे जो है आप फोकस करिए। ये अभी कन्वेंशनल ब्रीडिंग चल रहा है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग के। अच्छा, ये एक काम करना बच्चे, इस तरह से, इस तरह से एक काम करो, चाहे एनसीईआरटी की साइड में ही लिख लो, इधर से लिख दो ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और दूसरी है आपकी म्यूटेशनल ब्रीडिंग। ठीक है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो बेसिकली ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है इट इज ऑफन जो है constrained by the availability of the limited number of disease resistant genes that are present and identified in various crop varieties or wild varieties। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स हैं वो जो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं उनको यूज करते हैं, बनाते नहीं है। ठीक है, बनाते नहीं है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग वही लिखा हुआ है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वैरायटीज और वाइल्ड वैरायटीज। ठीक है, तो इसको आप जो है क्या कहते हैं, याद कर लेना इसको। इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट्स, अच्छा आप दूसरे वाले की बात करना स्टार्ट कर दिया है, यहां से दूसरा वाला कि इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स means and then screening the plant materials for resistant sometimes leads to the desirable genes being identified। ठीक है, कि जो इंड्यूसिंग म्यूटेशंस है प्लांट्स में थ्रू डाइवर्स मींस एंड देन screening the plant materials for the resistance sometimes lead to the desirable genes being identified। Plants having these desirable characters can be either manipulated directly or can be used in breeding। Other breeding methods that are used are selection amongst somaclonal variants and the genetic engineering। ठीक है, तो बेसिकली जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, म्यूटेशनल ब्रीडिंग के अंदर जो वेरिएशन है या जो बेसिकली जीन्स है यूनिक करेक्टर्स वाली, जैसे अभी आपने देखा डिजीज जो बेसिकली जीन्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए, उस तरह की जीन्स बेसिकली, ठीक है, बाय म्यूटेशन क्रिएट की जा सकती हैं, म्यूटेशन के थ्रू बेसिकली क्रिएट किया जा सकता है। अब दूसरा मेथड है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखी है उसको भी देख लो, कि प्लांट्स हैविंग दीज डिजायरेबल characters can then be either multiplied directly or can be used in breeding। मतलब यू जो है ब्रीडिंग में डायरेक्टली यूज कर सकते हो,
Other breeding methods that are used are selection amongst soma cloner variants and genetic engineering. मतलब जो और ब्रीडिंग मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको आप सिलेक्शन के लिए यूज करते हो, उसमें से सोमा क्लोनल वेरिएंट्स हैं एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, अब आते हैं सेकंड अप्रोच, दैट इज द म्यूटेशन. म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स. ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली आप जो है बेस सीक्वेंस में चेंज करके वेरिएशन, बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन आप क्रिएट कर लेते हो. ठीक है, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर आर ट्रेट दैट आर नॉट फाउंड इन द पोटेंशियल पेरेंटल टाइप. ठीक है, ऐसा ऐसा जो है बेसिकली ट्रेट है जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं पाया जाता है, न्यू कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, उसी के बारे में बता रहा है. ठीक है, कि म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएबिलिटी आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन्स resulting in the creation of new characters or trait not found in the parental type. It is possible to induce mutation artificially. ठीक है, ये जो है, it is possible to induce mutation artificially through use of chemicals or radiations and selecting and using the plants that have desirable characters are a source of breeding. This process is called mutational breeding. In mung bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were introduced by the mutation. ठीक है, तो म्यूटेशन के सोर्स का कैसे कैसे म्यूटेशन आप क्रिएट कर सकते हो वो भी दिया हुआ, जैसे यहाँ पे गामा रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी किया जाएगा. ठीक है, वो चाहे केमिकल्स का यूज हो चाहे रेडिएशन का है. रेडिएशन में एग्जांपल दे दिया लाइक गामा रेज. ठीक है, और जब आप जो वहां पे वेरिएशन इंट्रोड्यूस करोगे तो उनको सेलेक्ट करोगे. ठीक है, सेलेक्ट यूजिंग द प्लांट दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर. ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर एज ए सोर्स ऑफ ब्रीडिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशनल ब्रीडिंग. इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन. ठीक है, several wild relatives of different cultivated species of plants have been several relatives of different cultivated species of plants have been shown to have certain resistant character but have to very low yield. Hence, the cultivated varieties resistance to yellow virus is benefited. ठीक है, and was transferred to wild species, resulted in the production of Ocora esculentis. ठीक है, काल प्रभानी क्रांति. ठीक है, प्रभानी क्रांति. तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना आप. लास्ट वाला समझ में आ रहा है? Several wild relative of different cultivar species of Yes, plants sir. have been shown to have certain resistant characters but very low yield. ठीक है, उनमें yield बहुत लो. Hence, there is a need to introduce the resistant genes into the high yielding cultivated variety. मतलब वहां से उठा के जीन्स को कहाँ पे पहुंचा दो, जो हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटी. ठीक है, रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस इन भिंडी. भिंडी को साइंटिफिक नेम क्या है ये पूछ सकता है. Abel moschus esculentus. This is the scientific name of the भिंडी, ओकरा जिसको बोलते हो आप. ठीक है, was transferred to from a wild species and resulted in a new variety of Abel moschus esculentus called प्रभानी क्रांति. ठीक है, तो ये प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी, ध्यान रखना किसकी है वैरायटी? भिंडी का है. भिंडी. भिंडी की. तो बच्चे याद रखना. और इसमें के लिए इसके रेजिस्टेंट है, इसमें रेजिस्टेंस है येलो मोजाइक वायरस. ये मोजाइक वायरस के लिए, तो इसको दिमाग में रखना आप.
बच्चे हैंग हो रहा है सिस्टम थोड़ा सा, मिनट रुकना। हेलो यस सर। बच्चे, ये कुछ ओके। तो आज केमिस्ट्री का सिलेबस कितना रह गया बच्चे, कितने दिन के लिए रह गया अभी? मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? हेलो, सर मैंने आज ये केमिस्ट्री क्लास किया नहीं। आवाज बहुत धीमे आ रही है तुम्हारी। हेलो, यस सर। केमिस्ट्री का सिलेबस कितने दिन का रह गया? सर और एक ही लेक्चर है। एक लेक्चर? यस सर। ओके, ठीक है। तो यहां से इसको देखो, all the above examples involve sources of resistance gene that are in the same crop species which has to be bred for disease resistant or interrelated with wild species। ठीक है, मतलब कि जो डिजीज रेजिस्टेंस वाली जीन है या तो रिलेटेड होगा या तो सेम स्पीसीज का होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंट जीन इज अचीव्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। ये चीज, ये लाइन आप बिल्कुल याद रखो कि जो ट्रांसफर है रेजिस्टेंस जीन का, उसको किस तरह से जो है यूटिलाइज किया जा रहा है बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोल रहा है। ठीक है, बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। अच्छा, आपको सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे प्लांट में आपको मिल ही जाए। ठीक है, तो जिन में मिलेगा उनको सिलेक्ट करोगे, और जब सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद बार बार उसमें सेल्फिंग कराओगे, और सेल्फिंग कराने के बाद आपको होमोजाइगस वैरायटी, स्टेबल वैरायटी मिलेगी। फिर उसको क्या करोगे आप? टेस्टिंग करवाओगे उसको। ठीक है, पहले लेबोरेटरी वाली कंडीशन में कराओगे, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करोगे, या बेसिकली बोल सकते हो कि आप फार्मर्स में 3 जनरेशन तक कराओगे। मैंने बताया ना कि 3 जनरेशन एटलीस्ट जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एटलीस्ट 3 जनरेशन तक जरूरत यस पड़ेगी, तो उसको 3 जनरेशन तक बेसिकली करवाओगे, और इसके बाद फिर उसको मार्केट में लॉन्च करोगे फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो यही चीज है आपका, हर जगह पे यही एक अप्लीकेबल होने वाला है। अब यहाँ पे है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट के लिए बेसिकली रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने की बात कर रहा है। और अनदर मेजर कॉज ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज द इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। ठीक है, जो इंसेक्ट है और जो पेस्ट है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं क्रॉप को। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हेरी लॉस इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, जो हेरी लीव्स है, मैं लॉस कह रहा हूँ, हेरी लीव्स है बेसिकली जो है सेवरल प्लांट्स में, कई सारे प्लांट्स में, वो किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? विद रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है आप, कि जो हेयरी लीव्स हैं, या जो जो बेसिकली स्टेम है जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट हैं, वो ऐसे नहीं प्रेजेंट है, उनका कुछ ना कुछ अपना पर्पज है, चाहे डिफेंस मैकेनिज्म हो चाहे प्रोटेक्शन हो बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो हेयरी लीव्स हैं सेवरल प्लांट्स में दैट आर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेजिस्टेंट टू जैसिड्स। जैसिड्स क्या है? वो इंसेक्ट है। ठीक है, इन कॉटन एंड सीरल लीफ बीटल इन बीट। ठीक है, तो ये याद रखना कि बेसिकली कॉटन में बेसिकली जैसिड रेजिस्टेंट है, और सीरल लीफ बीटल जो है बीट में। ठीक है, इन बीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सप्लाई
and smooth leaves and nectarless cotton variety do not attract ball worms। ठीक है, ये लाइनें आप बिल्कुल याद करके रखना। ये यहाँ समझाने का कुछ नहीं है, याद करने वाली बातें उनको याद करो। ठीक है, कि जो सॉलिड स्टेम है वो बेसिकली उसको ज्यादा पसंद नहीं करती है सॉफ्ट लाई, और जो स्मूथ लीव है नेक्टरलेस कॉटन है वैरायटी बेसिकली वो बॉल वॉर्म को अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, दिस करेक्टरिस्टिक कैन बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, ये जो करेक्टरिस्टिक है इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू द रेजिस्टेंट टू मेज स्टोम बोरर। ये पूरा आप जो है क्या कहते हैं याद कर रखोगे, यहां से क्वेश्चन पिक हो सकता है आपका, यहां से क्वेश्चन आपका पिक हो सकता है। इसके बाद हम ब्रीडिंग मेथड्स फॉर द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द same step as those of any other agronomic trait such as yield or quality or disease resistant। ठीक है, sources of resistant gene may be cultivated variety, germ plots, collection of the crop or wild। मतलब जो सोर्सेस है रेजिस्टेंट जीन के वो बेसिकली कल्टीवेट वैरायटीज हो सकती हैं, जर्म प्लाज कलेक्शंस हो सकते हैं, या वाइल्ड रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, सम रिलीज्ड क्रॉप वैरायटीज ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शंस नीचे दी हुई हैं, आपके नीचे दिए हुए हैं, तो इनको आप रटो, इनको मेमोराइज करो, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। ये ब्रेसिका है। ठीक है, ब्रेसिका जिसकी वैरायटी है पूसा गौरव, और ये है इंसेक्ट पेस्ट एम्फिड के लिए रेजिस्टेंट है। इसी तरह से फ्लैट बीन है, इसकी दो वैरायटी है, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। ये जैसिड्स, एम्फिड्स एंड फ्रूट बोरर के लिए बेसिकली रेजिस्टेंट है। इसी तरह से ओकरा भिंडी, जिसको क्या नाम बताया था अभी मैंने, क्या बताया था? पलट के देखो, स्कुलेंटस है, मैं भी बोल रहा हूँ ना, कौन सा है, अब अबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। तो इसकी वैरायटी है पूसा सावनी एंड पूसा A4। तो ये सूट एंड फूट बोरर के लिए बेसिकली रेजिस्टेंट है। तो ये टेबल्स को तो आप पेज पे लिख लो और इनको शाम सुबह कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार करो, ताकि यहां से बच्चे क्वेश्चन आए तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। और गलत होते हैं बच्चों के क्वेश्चन क्योंकि बच्चे रट नहीं पाते हैं। अब आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। मतलब प्लांट ब्रीडिंग का जो है क्या कहते हैं, फूड क्वालिटी में जो है, अभी पहले इल्ड देखा था, मतलब क्वांटिटी देखी थी, अब देख रहे हो फूड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अ फार ग्रेटर नंबर 3 billion people suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiency or hidden hunger because they can't afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat। ठीक है, अब ये डेटा है, वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चांसेस कम है, पर स्टिल ये आपके एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में आया हुआ कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो 840 मिलियन पीपल हैं जिनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता, और करीब 3 बिलियन पीपल हैं वर्ल्ड वाइड जिनको बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन वगैरह की डिफिशियंसी रहती है, हिडन हंगर जिनको बोल रहे हैं। ठीक है, सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशियंसी, उसी को क्या बोलते हैं, हिडन हंगर, because they can't afford to buy enough fruits, vegetables, legumes, fish and meat। अंडरलाइन तो कर ही लो कम से कम हिडन हंगर को, जो डिफिशियंसीज है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि हिडन हंगर किसकी वजह से हो सकती है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन की जो डिफिशियंसी है उससे हो सकता है। ठीक है, डाइट्स लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट particularly आयरन, विटामिन ए, आयोडीन एंड जिंक इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीज। ठीक है, कि जो बेसिकली अगर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है कि जो रिस्क है डिजीज का वो बढ़ जाता है। ठीक है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, मेंटल एबिलिटीज में जो है दिक्कत आ जाती है। फिर से हैंग कर गया बच्चे, क्या दिक्कत है?
अब आता है बायोफोर्टिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोफोर्टिफिकेशन कुछ नहीं है, जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें अगर आप कुछ इनहांस क्वालिटी, प्रोटीन कंटेंट या इम्प्रूव कर दो, ऑयल कंटेंट इम्प्रूव कर दो, विटामिन कंटेंट इम्प्रूव कर दो, तो इसको बोलेंगे कि ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी। आप कई बार शॉप पे जाते हो तो कई उसमें लिखा हुआ होता है कि ये बायोफोर्टिफाइड वैरायटी, ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो ब्रीडिंग क्रॉप्स हैं with higher levels of vitamins, minerals or higher protein or healthier fats, ठीक है, is the most practice means to improve public health, ठीक है। मतलब इनको इम्प्रूव किया गया हुआ है ताकि पब्लिक हेल्थ को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव नेशनल न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव, ये प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। बच्चे इससे क्वेश्चन आया है बायोफोर्टिफिकेशन से, तो इनको याद रखना कि ये जो है, जो इम्प्रूवमेंट की गई है न्यूट्रिशनल क्वालिटी में, वो बेसिकली कौन कौन सी है? प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रो मिनरल कंटेंट, ठीक है। इनको याद रखना। अब ये कुछ चीजें हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको देखो। इन 2000 maize hybrid that had twice the amount of amino acid lysine and tryptophan compared to existing maize hybrids were developed। मतलब 2000 में एक मेज की वैरायटी डेवलप की गई जिसमें अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन जो थे, उनका जो अमाउंट था वो डबल था इन कंपेयर टू प्रीवियस वैरायटी, ठीक है। इसी तरह से वीट की वैरायटी है एटलस 66, ठीक है। इनको सबको लिखते जाओ साइड में। एटलस 60 हैव हाई प्रोटीन कंटेंट, has been used as a donor for improving cultivated wheat, ठीक है। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत है और इसको यूज किया गया एक जो है अच्छी वैरायटी, जो हाइब्रिड वैरायटी थी वीट के डेवलप करने में, ताकि जो हाई प्रोटीन कंटेंट जो है वीट के अंदर डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो ये इस तरह का अगर वीट प्रोड्यूस होगा तो उसको बोलेंगे बायोफोर्टिफाइड वीट, ठीक है। इट हैज बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस। देखो, आयरन फोर्टिफाइड राइस जो है इस तरह से डेवलप किया जा सकता है, कंटेनिंग ओवर 5 times एज मच एज आयरन इन कॉमनली कंज्यूम वैरायटीज, ठीक है। आप देखते हो ना, जनरली आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है स्पेशली फीमेल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आयरन फोर्टिफाइड वैरायटी बेसिकली राइस की यूज कर रहे हैं, जिसमें 5 times ज्यादा आयरन प्रेजेंट है नॉर्मल वैरायटीज के कंपेयर में। इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI लखनऊ, न्यू दिल्ली, ठीक है, has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. Example: vitamin A enriched carrot, spinach, pumpkin; vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato; iron and calcium enriched spinach and bathua; and protein enriched beans, broad, labalab, French and garden peas। तो बच्चे, इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास मेमोराइज करने के लिए इतना कंटेंट है जो कि पागल कर सकता है, बट बच्चे याद करना पड़ेगा। विटामिन सी इनहांस वाला, विटामिन ए इनरिच्ड वाला, ठीक है, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पेस, ठीक है, प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स, तो ये याद करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से पैराग्राफ। बायोफोर्टिफाइड में कुछ भी छोड़ने लायक नहीं। इसी तरह से आपका सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल में कंफ्यूज मत हो भाई, कोई भी सिंगल सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल हो, इससे जो प्रोटीन निकलेगा उसको बोलोगे आप सिंगल सेल प्रोटीन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपका साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो आपका एल्गी हो, ठीक है, अगर उससे उस सिंगल सेल से प्रोटीन निकल रही है तो उसको आप बोलोगे सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing। हाँ, तो स्टोरी बनाई है, ठीक है, कोई नहीं है कि, क्योंकि किसी भी चीज को अगर बताना है तो आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली जो है क्या कहते हैं, कोई भी बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन का सोर्स है उसको आप सिंगल सेल प्रोटीन सोर्स बोल सकते हो, ठीक है।
क्योंकि जो जो बेसिकली नॉर्मल हमारे पास सोर्सेज हैं, वो चाहे प्लांट से हो चाहे एनिमल से हैं, उनकी सोर्स लिमिटेड है, वो बेसिकली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं, मतलब हो सकता ना फीड करा पाए। तो ये बेसिकली जो है सिंगल सेल प्रोटीन को एज ए प्रोटीन सोर्स यूज किया जा सकता है, ये बताना चाह रहा है ये। द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट आल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर सीरियल्स एज इट टेक्स 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन इन प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि जो शिफ्ट है बेसिकली ग्रेन से मीट की तरफ, तो आप जब एनिमल को 3 to 10 kg खिलाओगे तब कहीं वहां से 1 kg मीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वन प्रोड्यूस होगा। तो इसका इसका रीजन मुझे दे सकते हो, ये रीजन क्या, क्यों ऐसा है? कैन यू एक्सप्लेन? सर हाँ बोलो। सर एनर्जी फ्लो होता है तो यस यस, इसीलिए एट एवरी ट्रॉपिक लेवल 10% जो है एनर्जी सिर्फ जाएगी, ट्रांसफर होगी, बाकी 90% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक लेवल जब आप पढ़ोगे फूड चेन में तो आपको समझ में आएगा, वहीं से है। तो मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड malnutrition। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। ये स्टोरी थी, अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद करनी है, बस ये याद रखना कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अगर प्रोटीन निकल रहा है, प्रोटीन आपको ऑब्टेन कर रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि दिस इज द सिंगल सेल प्रोटीन सोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन on industrial scale as a source of good protein. Microbes like spirulina can be grown easily on materials। कहाँ पे ग्रो कर सकते हो, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स कंटेनिंग स्टार्च, ठीक है, straw, molasses, basically animal manure or even sewage to produce large quantity and can serve as a food rich in protein, minerals, fats, carbohydrate and vitamins। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह का यूटिलाइजेशन बेसिकली जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये अंडरलाइन करो आप, ये अंडरलाइन करो कि दो बेनिफिट हैं, एक तो आपको प्रोटीन इन सब चीजों को सोर्स मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करेगा। ओके, इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट 250 kg प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स पर डे, ठीक है। एक काऊ, ठीक है, एक काऊ है 250 kg काऊ, इतना वेट होता है क्या काऊ का, चलो ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। 250 kg काऊ प्रोड्यूसेस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे, मतलब कितना, 200 ग्राम, ठीक है। इन द सेम पीरियड 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक मेथाइलोफिलस, मेथाइलोट्रोपस, because of its high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of protein, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये डेटा याद रखना कि 250 ग्राम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है 25 टन तक बेसिकली प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मशरूम का एग्जांपल दिया है। मशरूम्स आर ईटन बाय मेनी पीपल्स एंड लार्ज स्केल मशरूम कल्चर इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री मेक्स इट बिलीवेबल दैट माइक्रोब्स टू बिकम एक्सेप्टेबल एज फूड, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन क्या है वो बता दिया। सिंगल सेल प्रोटीन में जैसे स्पाइरुलिना का एग्जाम्पल है, तो स्पाइरुलिना याद रखना आप, ठीक है। और वो जो डेटा है वो डेटा थोड़ा सा दिमाग में रखना। इस तरह से आपका क्लोरेला एल्गी है, वो भी सिंगल सेल्ड है। ईस्ट है, वो भी, ये सबसे सिंगल सेल प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर पे आते हैं। टिश्यू कल्चर, इसको प्लांट के टिश्यू कल्चर को आपको प्लांट का प्रोपगेशन का एक मेथड भी है बेसिकली, उसी हिसाब से इसको हम देखेंगे। ये लास्ट आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और अब इसके बाद सिर्फ एक ही बड़ा चैप्टर है, वो भी है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसको आप काफी अच्छे से पढ़ रखे हो। तो मैं तो बहुत तेजी से बढ़ूंगा उसमें, ठीक है। ये लिखा है, अ ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रूव सफिशिएंट फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है। सो अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड, ठीक है, टिश्यू कल्चर डेवलप हुई।
ठीक है। अब इसमें नाम से ही जैसे पता चल रहा है किसको कल्चर करना है, प्लांट के टिश्यू को कल्चर करना। हालांकि एनिमल टिश्यू कल्चर भी होता है, वहां पे एनिमल का टिश्यू कल्चर किया जाता है, ठीक है। पर हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करने जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में किसको कल्चर करते हो, टिश्यू को कल्चर करते हो, ठीक है। और टिश्यू को कल्चर करना है, दैट मीन्स कि आपको उसको न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कल्चर मतलब सीधे सीधे उसका संरक्षण कर रहे हो आप, ठीक है, उसको ग्रो करा रहे हो, तो उसको आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा व्हाट डज द टिश्यू कल्चर मीन्स, ठीक है। मैंने बता दिया कि कल्चर ऑफ टिश्यू इज नोन एज टिश्यू कल्चर। बाकी की स्टोरी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, इट वाज लर्न्ड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s। एक साइंटिस्ट थे हेबरलैंड, उन्होंने बेसिकली डेवलप किया था, ठीक है। तो आपको उस साइंटिस्ट के नाम पे नहीं जाना, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो बेसिकली 1950s में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, 1950s में, ठीक है। दैट द होल प्लांट्स कुड बी रिजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट, दैट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन टेस्ट ट्यूब अंडर द स्टेराइल कंडीशन इन ए स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। अब इसमें से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्स प्लांट। एक्स प्लांट बच्चे कोई भी टिश्यू हो सकता है, ठीक है, कोई भी टिश्यू हो सकता है। Even single cell can act as explant. Even single cell can act as explant. ठीक है, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो डिफाइन भी किया है कि ये एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन। कहाँ पे ग्रो करा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में, अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन क्या होता है, जहाँ पे कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। और जनरली स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया होता है आपका लूरिया बर्ट नहीं, लूरिया बर्टानी ब्रॉथ नहीं है बच्चे, दूसरा है, मेरे दिमाग में बच्चे भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में मतलब जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड, ठीक है, उसमें कुछ ऑक्सीजन, साइटोकाइंस वगैरह होते हैं, और जो बाकी के मिनरल्स, विटामिन वगैरह होते हैं, ठीक है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटिपोटेंसी क्या है, किसी सेल या एक्स प्लांट से पूरे प्लांट का बन जाना, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल और एनिमल सेल टू डेवलप इन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट प्लांट और एनिमल इज नोन एज टोटिपोटेंसी, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्लांट की, एक सेल से अगर कंप्लीट प्लांट हो रहा है, एक्सप्लांट से कंप्लीट प्लांट डेवलप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट है, यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन द हायर क्लासेस। हायर क्लासेस पे जाओगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। हाँ, न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें एक कार्बन सोर्स होना चाहिए जैसे सुक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होने चाहिए, ठीक है, विटामिन, एमिनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकाइंस। तो बच्चे इसको स्पेशल लिख दो कि जो न्यूट्रिएंट है उसमें क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। उसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए, उसमें बेसिकली जो है इनऑर्गेनिक साल्ट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट होना चाहिए, उसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए जैसे ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेंस, ठीक है, एटसेट्रा। बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स, by application of these methods it is possible to achieve propagation of large number of plants in a very short duration। ठीक है, मतलब इस तरह की टेक्निक्स को यूज करके आप जो है बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत ढेर सारे प्लांट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये भी याद रखना कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ या several plants through tissue culture in a very short life span is known as micropropagation, ठीक है। Each of these plants will be genetically identical to the original plant from which they were grown, that is they are soma clones। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स बनते हैं, याद मेरी बात सुन रहे हो, कि टिश्यू कल्चर से जो प्लांट्स बनते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर एंड एज वेल एज पेरेंट विद पेरेंट, ठीक है। एंड ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलोगे, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स। बच्चे जितने पॉइंट्स में बताया जा रहा हूं इनको आप ध्यान से सुनते रहो, इनको याद कर लेना, ठीक है। मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक
tomato, banana, apple have been produced on commercial scale using this method. इस मेथड को यूज करके बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स जो है यूज के बनाए जा रहे हैं, जैसे बनाना, एप्पल, टोमेटो वगैरह। ठीक है, अब अगर आपको कभी मौका मिलता है तो कोई टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को जो है क्या कहते हैं विजिट करने का, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है फिलहाल आपके एग्जाम का। Another important application of method is the recovery of healthy plants from diseased plants. ठीक है, एक और important application है, आप एक डिजीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट बना सकते हो। कैसे? जो एक्चुअली जो सूटेपिकल मेरिस्टेम है या न्यू बेसिकली जैसे लीव्स हैं न्यूली, तो वहां पे डिजीज नहीं होती, उसको एज एक्सप्लांट यूज कर लो और आप डेवलप कर लो, नया प्लांट बना लो, पूरा प्लांट बना लो। तो वही लिखा हुआ है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कि एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स ऑल्दो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस। ठीक है, विद अ वायरस द मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस। वही लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा प्लांट्स में भी वायरस से या डिजीज से जो है वो हो, डिजीज हो उसमें, पर जो एपिकल पोर्शन होगा जो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक पोर्शन होगा उसमें कोई वायरस प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो नया बन रहा है। ठीक है, hence one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus free plants। तो कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि वायरस फ्री प्लांट्स आप किस तरह से तैयार कर सकते हो, तो या तो लिखा होगा वहां पे माइक्रो प्रोपगेशन और या लिखा होगा वहां पे टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आप नोट करते चलो। ठीक है, साइंटिस्ट हैव बीन सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो एटसेट्रा। इनके बेसिकली जो है मेरिस्टेम्स को साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है, इनको सक्सेस मिली है इनको कल्चर करने में। मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर पे, इसके बाद बंद कर देंगे हम। साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल्स हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेकेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सेल लिया, ये आपका प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल होगा। ठीक है, सेल वॉल होगा, तो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इस सेल वॉल को रिमूव कर दिया। अब ये सेल वॉल रिमूव कर दोगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट। इसको कल्चर किया साइंटिस्ट ने, इसको कल्चर किया, उसी के लिए बात कर रहा है, उसी के लिए बोल रहा है कि साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast। ठीक है, surrounded by plasma membrane। ठीक है, किससे सराउंडेड होगी वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 different varieties of plants। वैरायटीज की बात कर रहा है, ठीक है, स्पीसीज की नहीं बात कर रहा, किसकी, 2 different varieties of plant of the same species। ठीक है, ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर, जिनके अंदर आपके डिजायरेबल कैरेक्टर, जिनको आप चाहते हो कि एक प्लांट के अंदर आ जाए। ठीक है, कैन बी फ्यूज्ड, उनको आप फ्यूज करा सकते हो टू गेट अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट व्हिच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। दीज हाइब्रिड्स आर नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिड्स और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो पता चल रहा है, मतलब कि 2 सेल्स हैं, ये एक सेल ए हो गई, इसका प्रोटोप्लास्ट है, ये बी सेल है, इसका प्रोटोप्लास्ट है। इसको आप पेग वाला मेथड मैं आपको बता चुका हूं ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको पेग की प्रेजेंस में दोनों को फ्यूज करा दो तो ए एंड बी फ्यूज कर जाएंगे, ए एंड बी की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक में आ जाएगी। अब इसको बेसिकली आप न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। तो ये जो प्रोड्यूस हुआ इसको बोलोगे सोमैटिक हाइब्रिड, इसको क्या बोलोगे, सोमैटिक हाइब्रिड। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या बोलोगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद द पोटैटो। अगर कभी ऐसा हो कि आप इमेजिन करो कि जो पोटैटो का प्रोटोप्लाज्म है उसको टोमेटो के साथ फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट्स कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया है और उसको बोला गया था पोमैटो। ठीक है, पोमैटो क्या है, दिस इज द सोमैटिक हाइब्रिड। ओके, हाँ, नीचे क्या लिखा, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो। ये टोमेटो क्यों लिख दिया भाई, पोमैटो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द प्लांट डिडंट
have all the desirable combination of characteristic for its commercial utilization। तो जो चीज सोची जा रही थी वो हुआ नहीं कि दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएं ताकि आप उसको कमर्शियली यूटिलाइज कर सको, ठीक है। क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल चीजें हम एज्यूम करते हैं, वो कितना प्रैक्टिकल हो पाती हैं वो तो बाद में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है, ठीक है। तो ये प्लांट आपका खत्म हो गए, जितने चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं उनको आप याद रखना। तो यहाँ से बेसिकली हमने ये चैप्टर आपका खत्म कर दिया। ओके, सर एक्स्ट्रा क्लास होगा? नहीं बच्चे, अभी एक्स्ट्रा क्लास मैं नहीं ले रहा आज, ठीक है। मैं कल क्लास लूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कल, क्योंकि अभी कितने चैप्टर बचे हमारे पास? सर इकोलॉजी है और माइक्रोब्स है। सर माइक्रोब्स का नोट्स तो आपने दे दिया था। हाँ, माइक्रोब्स का नोट्स दे दिया है मैंने, तो मैं एक टॉपिक उसमें एसटीपी पढ़ाऊंगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। बाकी हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे चलेंगे, वहां पे कुछ जो है टॉपिक्स मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 या 2 लेक्चर और अभी आज नहीं पढ़ाएंगे, आज एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।